नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में उनका डिफरेंट टॉपिक्स पर क्या ओपिनियन है उसको डिटेल में आज देखेंगे। इससे डिटेल में देखना जरूरी है कि जो भी 67वीं का मेंस लिखने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो अमृत कलश के रूप में साबित होगा। जो 68वीं के लोग हैं जो एग्ज़ाम को लिखेंगे पीटी पास होने के बाद, आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर पर, गांधी पर, नेहरू पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पर अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहेगा तो आप अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे। प्रॉब्लम है इस टॉपिक को बनाने के पीछे, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ ऐसा कॉन्क्रीट सामान उपलब्ध नहीं है कि आप वहां से पढ़ सके, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात, जो अपना रेजोनेंस बैच वाले लोग हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। आपको उत्तर लिखना ही लिखना है। वेबसाइट जाकर bpscconceptwala.com पर अपलोड करेंगे आप, और वहीं पर हम आपको रिव्यू देंगे, पर्सनल रिव्यू भी आपको दे देंगे। देखिए, अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम आपको, मेरा बंगाल के साथ बहुत ही अम्बिलिकल रिलेशनशिप रहा है, हम 2.5 घंटा आपको पढ़ा सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर पर। 4 साल तो वही आदमी को पढ़ता, टैगोर टैगोर टैगोर। पर हमारे एग्जाम के लिए आधा घंटा का ही काम है दोस्त। इसलिए आधा घंटा का काम है क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए वो फॉर्डर है, कस्टमाइज करके आपको देंगे कि एग्जाम में आप जाएं और सीधा लिख के आ जाएं। तो माफ करिएगा, आधा घंटा में इसको खत्म कर देंगे। देखिए, अगर टैगोर के नेशनलिज्म को पढ़ना होगा तो पहले आपको समझना होगा कि नेशनलिज्म क्या है और पैट्रियोटिज्म क्या है। नेशनलिज्म का अगर आप हिंदी अनुवाद देखेंगे तो इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। अगर आप पैट्रियोटिज्म की बात करेंगे तो पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देश प्रेम। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों में तो अंतर एक ही है। अंतर है ही नहीं, दोनों तो एक ही चीज है। आई डू एग्री that the nationalism and patriotism are the two sides of the same coin, but they have a very thin line of demarcation. एक बहुत पतला लाइन ऑफ डिमार्केशन है। उस लाइन को अगर आप इधर से इधर चले गए तो कब आप देश प्रेम से राष्ट्रवाद आपका बदल जाएगा, और कब आप राष्ट्रवाद से देश प्रेम में आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि पिताजी, आप बहुत अच्छा संबंध आपसे रखते हैं, मित्रवत संबंध रखते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि पिताजी को कंधा पे आप हाथ रख देंगे। अरे, पिताजी आपसे मित्रवत संबंध है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, पर उसमें एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि बाप बाप है, बेटा बेटा है। वो लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? लिहाज का डिमार्केशन है ना, कि पिताजी अगर घर में आए तो अगर पिताजी कुर्सी आ गए तो हम कुर्सी छोड़ के उठेंगे। ऐसा तो नहीं कि कमर पे कमर चढ़ा के, पैर पे पैर चढ़ा के रखेंगे, बाबूजी खड़े हैं, है ना। वो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, लिहाज का लाइन ऑफ डिमार्केशन है, तो वही एक थीन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अगर उस थीन लाइन ऑफ डिमार्केशन को हम समझ गए तो टैगोर के नेशनलिज्म को समझ लेंगे, नहीं तो दोनों में लंद फंद आप लिख के आएंगे ना। कॉपी चेक करने वाला को समझ में आएगा ना आप ही को समझ में आएगा। अब हम लोग उस चीज को समझेंगे कि क्या है। देखिए, हम कह रहे हैं कि पैट्रियोटिज्म क्या है। अगर हम कहते हैं कि भारत एक महान देश है, हम कहते हैं पैट्रियोटिक है। अगर हम कहते हैं कि भारत ही महान देश है, हम नेशनलिस्टिक हो गए। बस हम इससे अच्छा डिफिनेशन आपको नहीं दे सकते हैं लेमन टर्म में। हम कहते हैं कि बिहार एक जबरदस्त प्रदेश है, बिहार ही जबरदस्त प्रदेश है, हम नेशनलिस्टिक हो गए। अगर हम बोलते हैं बिहार में छठ एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, छठ सर्वोच्च त्यौहार है, हम नेशनलिस्टिक हो गए। कहने का मतलब है कि पैट्रियोटिज्म केवल देश के लिए नहीं होता है। पैट्रियोटिज्म आप अपने धर्म के लिए हो सकते हैं। पैट्रियोटिक आप अपने बर्थ प्लेस को लेकर हो सकते हैं। पैट्रियोटिक आप अपने क्रीड को लेकर हो सकते हैं। पैट्रियोटिक आप कुछ भी लेकर हो सकते हैं। पैट्रियोटिज्म में देयर इज एन एल्बो रूम है। यहां पर एल्बो रूम किस चीज का है? एल्बो रूम ये है कि आप उसमें कहते हैं कि देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। क्यों हम कह रहे हैं कि भारत एक महान देश है, भारत सर्वोत्तम देश नहीं है। जब हम कहते हैं कि भारत एक महान देश है तो देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, और जब स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसका मतलब कि देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कि एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमको सुधार करना है। अगर हम बोलते हैं कि नेशनलिस्टिक है, भारत ही सर्वोच्च देश है, भारत ही महान देश है, अगर आप भारत ही महान देश की बात करते हैं तो आप किस चीज की बात करते हैं? ब्लाइंड एरोगेंस की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि भारत एक सर्वोत्तम देश है। अनएम्प्लॉयमेंट भले पीक पर है, पर भारत सर्वोत्तम देश है। गरीबी और भूखमरी पीक पर है, भारत सर्वोत्तम देश है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम नेपाल और अफगानिस्तान से पीछे हैं, भारत सर्वोत्तम देश है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम क्या है? नेशनलिस्टिक है। पर हम बोलते हैं कि नहीं, भारत एक अच्छा देश है, पर इंप्लॉयमेंट में सुधार करने की जरूरत है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर रैंक सुधारने की जरूरत है। हम पैट्रियोटिक हैं। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी टर्स एंड क्लियर। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो रास्ता बन गया। अब देखिए, पैट्रियोटिक का मतलब क्या है? हम पैट्रियोटिक हैं मतलब आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट इट डज।
हमारा देश हमको पैदा किया, हम इस धरती पर पैदा हुए, तो हम अपने देश के प्रति एलिजियंस है, प्रेम है, मोहब्बत है, देश ने हमको बहुत कुछ दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री नो मैटर व्हाट इट डज। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करता है हम फिर भी गर्व से हैं, फिर भी एकदम हमको कुछ भी नहीं दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, भुखमरी पीक पर है, लड़कियों को कोई राइट नहीं है, फिर भी हम अपने देश के प्रति बोलते हैं कि सबसे बेस्ट है। इसका मतलब कि हम उस समय जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम नेशनलिस्टिक हो गए। जब हम बोलते हैं कि ठीक है आप हमको प्रेम दिए हैं, आप हम इस धरती पर पैदा हुए हैं जिसकी संस्कृति बहुत महान है, हम पैट्रियोटिक हैं, पर इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, नेशनलिज्म में कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गया तो हमारा बात बन गया। अब देखिए टैगोर का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या है। अब देखिए हम एक चीज और आपको बोलना चाहते हैं। अगर हम ये आपको बोलते हैं कि अच्छा, उसको हम बाद में बताते हैं। टैगोर का अगर हम बोलते हैं नेशनलिज्म को पढ़िएगा, अगर आप इसके बैकग्राउंड को नहीं समझे तो आप हॉलो समझ ही में नहीं आएगा कि टैगोर कह क्या रहे हैं। आपको लगेगा कि क्या बात करते हैं, बहुत ही आइडियलिस्टिक बात करते हैं, आपको मजा नहीं आएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर हम अपने घर में हैं, मेरी माँ को और मेरी बहन को पिताजी जो हमको स्कूल में शिक्षा दी है, मेरी बहन को भी मानते हैं, सेंट जेवियर में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मन में क्या है, इक्वलिटी है कि नहीं, लड़का लड़की में कोई समानता नहीं है। अगर मेरे पिताजी हमको सेंट जेवियर में भेजते हैं और मेरी बहन को भेज देंगे सरकारी स्कूल में, तो हम क्या कर समझ रहे हैं कि दोनों में भेद है, बहन इन्फीरियर है। तो आपकी जो मनोवृत्ति बनती है, आपकी जो मन स्थिति बनती है, आप जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जो चीजें आप समाज में देखते हैं उसी से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपका सोच उसी को देखकर डेवलप करता है। तो टैगोर का नेशनलिज्म को अगर आप देखेंगे तो टैगोर के नेशनलिज्म, जब आप वो ऐसे लिख रहे हैं, जब पोएम लिख रहे हैं, जब अपने रचना कर रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है, उस समय वर्ल्ड वार 1 हो रहा है। जब वर्ल्ड वार 1 हो रहा है तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 ही ऑब्जर्व दैट जापान इज कोलोनाइजिंग द अदर टेरिटरीज इन द नेम ऑफ व्हाट, इन द नेम ऑफ द नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को टैगोर किस चीज से इक्वेट कर रहे हैं, मिलिट्री नेशनलिज्म से इक्वेट कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि टैगोर के सारे राइटिंग में वो नेशनलिज्म का विरोध करेंगे। अब चीजों को परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है, तो उसमें कौन कोलोनाइज कर रहा है, जापान कर रहा है। जापान किस नाम पे कोलोनाइज कर रहा है दूसरे देशों को, नेशनलिज्म के नाम पर कोलोनाइज कर रहा है, वो राष्ट्रवाद के नाम पर कोलोनाइज कर रहा है। टैगोर उसको किस रूप में देख रहे हैं, इस नेशनलिज्म को वो मिलिट्री नेशनलिज्म के रूप में देख रहे हैं। जब वो मिलिट्री नेशनलिज्म के रूप में देख रहे हैं तो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिलिट्री नेशनलिज्म के रूप में देख रहे हैं, तो वो नेशनलिज्म का पक्षधर रहेंगे कि विरोधी रहेंगे, विरोधी हो जाएंगे। क्यों, बैक में वो वर्ल्ड वार 1 देख रहे हैं। अब चीज को आपको समझ में आ गया। तो टैगोर का नेशनलिज्म, जब भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म ऑफ द टैगोर, टैगोर नेशनलिज्म के विरोधी है, राष्ट्रवादी के विरोधी, राष्ट्रवाद के खिलाफ है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जापान एक कोलोनाइजर है, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है। अगर इस चीज को आप समझ गए तो मेरा काम आसान हो गया, अगर आप नहीं समझे तो मेरे लिए काम मुश्किल हो गया। अब ध्यान से देखिए टैगोर का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में क्या है मेरे दोस्त। अगर आप टैगोर के आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को देखेंगे, द टैगोर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज बेस्ड अपॉन Tagore idea of nationalism is based upon the peace. It is based upon harmony. ठीक है, it is based upon the peace. It is based upon harmony. It is based upon welfare. तो फिर टैगोर के आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में क्या है, टैगोर के आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ये कहता है, अब देखिए टैगोर का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ये है, टैगोर कहते हैं कि आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, हम अपने इंडिया को मोहब्बत करते हैं, बट माई इंडिया, सीधा लिखना है एग्जाम में, बट माई इंडिया इज एन आइडिया एंड नॉट अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। हमारा इंडिया एक आइडिया है, एक विचार है, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है। जो भारत का नक्शा बना दिया है ये ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया जो है, वो हमारा इंडिया जो है किस चीज पर बेस्ड है, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम पर बेस्ड है। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर सारा चीज हो गया। एक आइडिया ऑफ इंडिया क्या हो सकता है, एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या है कि जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादपि गरीयसी, जिस धरती पर आप पैदा हुए हैं वो स्वर्ग से भी बढ़कर एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है। पर टैगोर का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर आपसे पूछता है कि टैगोर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या है, टैगोर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द वसुधैव कुटुंबकम, जो राष्ट्रवाद है, इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। तो टैगोर के आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में क्या है, नेशनलिज्म कैन नॉट राइज एबव द ह्यूमैनिटी, कैन नॉट राइज एबव द ह्यूमैनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि टैगोर के नेशनलिज्म में ह्यूमैनिटी पीक पर है,
टैगोर के नेशनलिज्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, न है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी की भावना है। अब बात समझ में आ गया। जब टैगोर के नेशनलिज्म में किस चीज को टॉप पर वो रख रहे हैं, टैगोर अपने नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद में, देखिए राष्ट्रवाद वर्ड राष्ट्रवाद को तो मानते ही नहीं है, वो तो ह्यूमनिज्म को मानते हैं, पर हम और आप राष्ट्रवाद को समझते, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रवाद, टैगोर का राष्ट्रवाद क्या है, तो टैगोर का राष्ट्रवाद ह्यूमनिज्म है, टैगोर का राष्ट्रवाद इंटरनेशनलिज्म है, टैगोर का राष्ट्रवाद पीस और हार्मनी है, टैगोर का राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम है। अगर टैगोर की इस चीज की बात करेंगे तो टैगोर किसको टॉप पर रख रहे हैं, टैगोर ह्यूमनिज्म को टॉप पर रख रहे हैं। जब टैगोर मानवता को ऊपर रख रहे हैं तो टैगोर क्या कर रहे हैं कि व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज बोर्न ऑन द अर्थ he is associated with some rights which no authority can infringe upon। जैसे एक मनुष्य धरती पर पैदा हुआ, उसके पास ऐसे कुछ राइट्स हैं जिसको दुनिया का कोई भी शक्ति उसका हनन नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है, उसको दबा नहीं सकता है। जब इस चीज की वो बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। जब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उस समय हम क्या हो रहे हैं, हमको अंग्रेज गुलाम बनाए हुए हैं। तो इस आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म के तहत वो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसके पक्षधर हैं, पैरोकार हैं, क्योंकि हम लोग, उनका मानना है कि हर मनुष्य के पास ऐसे राइट हैं जिसको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। उस समय ब्रिटानिया हुकूमत हमारे राइट पर हमको गुलाम बनाए हुए था। ह्यूमनिज्म ऊपर है, ह्यूमनिज्म का बेसिक टेनेंस है, बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई किसी के हक को नहीं मार सकता, कोई किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता, गुलाम नहीं बना सकता। तो इसको अपहिल्ड करने के लिए वो फ्रीडम स्ट्रगल में ब्रिटेन का खिलाफ करते हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तानी लीडर्स को सहयोग करते हैं। 1905 में ऐसा देखने को मिलता है। इट इंप्लाइज ही इज एडवोकेटिंग फॉर द फ्रीडम, ही इज एडवोकेटिंग फॉर द फ्रीडम विद द सेंट्रलिटी ऑफ व्हाट, ह्यूमनिज्म एट द टॉप। यहाँ तक बात समझ में आ गया। यही टैगोर का नेशनलिज्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम वाला टर्म यूज कर दीजिएगा, बेहतरीन नंबर मिल जाएगा, गर्दाफाड़ नंबर मिल जाएगा आपको। इससे ज़्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। अब टैगोर का एजुकेशन पर विचार देखिए। फिर हम बोले कोई भी चीज़ को समझने के पीछे अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे, सैलो से पढ़ेंगे, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। टैगोर के अगर आप एजुकेशनल सिस्टम को देखेंगे तो टैगोर का फॉर्मल स्कूलिंग कभी हुआ ही नहीं। टैगोर स्कूल गए, इनको स्कूल में मन ही नहीं लगा और स्कूल छोड़ के चले गए। फॉर्मल स्कूलिंग का मतलब ये नहीं हो कि रीडिंग वो छोड़ दिए, रीडिंग करते रहे हैं, उनकी शिक्षा होते रही है, पर फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है। जब फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है, इसका मतलब टैगोर किस चीज़ के पैरोकार हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के पैरोकार हैं कि अगेंस्ट हैं। ही इज अगेंस्ट द कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम, कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम के खिलाफ हैं। टैगोर क्या कहते हैं कि टैगोर कहते हैं कि स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के पैरोकार हैं। और किस चीज़ के पैरोकार हैं, वो बोलते हैं कि जो हम आपको अभी स्पून फीडिंग कर रहे हैं इसके विरोधी हैं। कहते हैं कि स्पून फीडिंग मत करिए, बच्चों में क्या पैदा करना है, क्यूरियोसिटी पैदा करिए, उत्सुकता पैदा करिए, बच्चा खुद उसका आंसर ढूंढ लेगा। किस चीज़ के विरोधी हैं टैगोर, विरोधी किस चीज़ के हैं, बोलते हैं कि जो हम और आप जो टेक्निकल इफिशियंसी पैदा कर ले रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट के बारे में कुछ पता नहीं है। बोलते हैं कि मुसलमान को काट दीजिए, मुसलमान कहे हिंदू को काट दीजिए, अगर फॉरवर्ड हैं, अगर राजपूत हैं तो बोलिए कि दलित को कोई रहने का अधिकार नहीं है, दलित कहे कि ट्राइबल्स को रहने का अधिकार नहीं है। और खूब बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है, गूगल में इंजीनियर है। टैगोर कहते हैं कि गेनिंग द टेक्निकल एफिशिएंसी और गेनिंग द टेक्निकल प्रोनेंस इज नॉट द कोर टू द एजुकेशन। ये एजुकेशन का कोर वैल्यू नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ये टैगोर का मामला है। तो फिर टैगोर किस चीज़ की बात करते हैं, टैगोर कहते हैं कि जो एजुकेशन अंग्रेजी मीडियम में, अगर अंग्रेजी साउथ दिल्ली की लड़की मिली, अगर आप उसे हिंदी में बोलिएगा तो बोलेगी सॉरी, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका माँ अंग्रेजी में बोलती है, बाबूजी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसको समझ ही में नहीं आएगा। टैगोर किस चीज़ की बात करते हैं, बोलते हैं कि एजुकेशन को मदर लैंग्वेज में दो, मातृभाषा में दीजिए, मदर टंग में दीजिए एजुकेशन को। वो किस सिस्टम की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुकुल सिस्टम को फॉलो करिए, ओपन एयर सिस्टम में एजुकेशन को दीजिए, खुले आसमान के नीचे एजुकेशन को दीजिए। क्यों ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं कि जब बच्चों को चारदीवारी में बंद करके देते हैं आप शिक्षा, तो बच्चों को आप एक डल इन्वायरमेंट में शिक्षा दे रहे हैं, और डल इन्वायरमेंट में, बोरिंग इन्वायरमेंट में वो बच्चों का विकास, मानसिक विकास नहीं हो सकता है। तो ओपन एयर सिस्टम की बात करते हैं। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ मोर क्लोज टू द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब जब इसकी बात समझ में आ गई तो इसके लिए वो करते क्या हैं, इसके लिए आपको पता है वो शांति निकेतन की स्थापना करते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं, श्री निकेतन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण सिस्टम को सुधारने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्थापित करते हैं। अगर हमको सही से ध्यान है तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी दिसंबर 1918 में टैगोर साहब खोलते हैं। अब आप देखिए कि इन यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है। जब आप बोल रहे हैं कि मेरा आइडियोलॉजी ये है, आपने एक एजुकेशनल सिस्टम खोल दिया, तो आपने उस एजुकेशनल सिस्टम में क्या उसको इंप्लीमेंट किया? बिल्कुल इंप्लीमेंट किया। ये कहते हैं कि जो एजुकेशनल सिस्टम है, दिस एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट अ सेंटर, इट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ ए नॉलेज, इट इज नॉट अ सब कोर वर्ड है जिसको लिख देना है, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द नॉलेज, बट दे आर द क्रिएटिव सेंटर ऑफ द नॉलेज। They are not a distribution center of knowledge, but a place to create knowledge. बच्चों में उत्सुकता पैदा करो, बच्चों को अपने क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी क्या है, आप में वो एक्सप्लेनेशन कहाँ देता है एनसीईआरटी? डू यू नो करके निकल गया। अब आप तुम सोचते रहो, वो मास्टर का काम है कि आप में भावना जगाए और एक्सपेरिमेंट कराए। मास्टर कराता ही नहीं, सब तो फकैत मास्टर है। बट अ प्लेस टू क्रिएट अ नॉलेज। आप समझ गए? अब जितना भी क्वेश्चन आएगा एजुकेशन सिस्टम पे, इन तीनों को मेंशन कर दीजिएगा, बाकी चीज़ मदर लैंग्वेज को मेंशन कर दीजिएगा, कीवर्ड है, और बाकी सब चीज़ को लिख कर निकल जाइएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब टैगोर का फ्रीडम स्ट्रगल पर रोल देखिए। यहाँ पर टैगोर का क्रिटिसिज्म बहुत पीक है और कुछ हद तक इनका क्रिटिसिज्म सही भी है। अब जब टैगोर को आप फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में देखेंगे तो आप एक चीज़ देखिएगा, टैगोर कहीं कहीं आपको कभी जब आप साउंड करेंगे कि टैगोर को आप अन्ना हजारे के रूप में देखिएगा और गांधी जी को अरविंद केजरीवाल के रूप में देखिएगा। देखिए ये दोनों कहाँ उन लोग, मतलब कहाँ गांधी जी कहाँ टैगोर। हम समझने के लिए केवल बोल रहे हैं कि टैगोर को अन्ना हजारे के रूप में देखिएगा और गांधी जी को अरविंद केजरीवाल के रूप में देखिएगा। टैगोर क्या कहते हैं? टैगोर का कहना है कि ही स्टूड फॉर द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या है। देखिए वो कहते हैं कि जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो गांधी जी का वो विरोध कर देते हैं, बोलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मत लॉन्च करें। गांधी जी बोलते हैं क्यों नहीं हम लॉन्च करें? वो बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नो है, नॉन कोऑपरेशन में नो है। नो का मतलब क्या हो गया? अगर आपसे कोई दोस्त बोलेगा कि चल रहे हो चाय पीने, हम ना जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ना जाएंगे। इनका कहना है कि उस ना कहने में भी वायलेंस है, उसका इनहेरेंट मीनिंग है वायलेंस। नॉन कोऑपरेशन में जो नो है इसका मतलब ही है कि हम असहयोग कर रहे हैं। जब असहयोग कर रहे हैं इसका मतलब, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस हैट्रेड है, किसी से नफरत है। किससे नफरत है? ब्रिटानिया हुकूमत से नफरत है। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल तो हो पर वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर बेस्ड हो, उसमें नफरत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, ये थोड़ा सा एब्सर्ड लॉजिक है। अगर यही क्रिटिसिज्म है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इतिहासकारों का ओपिनियन है कि ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। एक आदमी हमको गुलाम बनाए हुए, आप बोलते हैं कि उसमें नॉन कोऑपरेशन में भी हैट्रेड है, उसमें भी वायलेंस है। क्या बात कर रहे हैं? गांधी जी बोलते हैं नहीं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फॉरेन क्लॉथ को जो जलाना स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट में, बॉयकॉट होता है, कहते हैं मत करिए बॉयकॉट, फॉरेन क्लॉथ को मत जलाइए। क्यों? उसमें हैट्रेड पर बेस्ड है। और ये किस चीज की बात करते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात करते हैं। ये बोलते हैं जब आप कोई चीज बना नहीं सकते हैं तो उसको बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है। गांधी जी क्या कहते हैं? नो, व्हेन आई बर्न माई क्लॉथ आई बर्न माई सेम। गांधी जी कहते हैं व्हेन आई बर्न माई क्लॉथ आई बर्न माई सेम। अब हम यही बोल रहे हैं कि यहां पर टैगोर क्या साउंड कर रहे हैं? अन्ना हजारे बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि पॉलिटिक्स में जाकर हम उसको सफाई करेंगे, भले करे या नहीं करे वो अलग बात है, पर कह रहा है कि हम जाकर सफाई करेंगे। ये आइडियलिस्टिक है, यहां पर एक प्रैक्टिकल साउंड हो जाएंगे गांधी जी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो देश है, देश की दीवानगी गांधी जी के प्रति हो जाएगी। टैगोर को देश कहेगा कि नहीं, आपका बात बहुत आइडियलिस्टिक है, गांधी जी का ही रास्ता सही है, गांधी जी का ही रास्ता प्रशस्त है और गांधी जी के ही रास्ता पर लोग चलते हैं। ये बहुत ही आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं। और टैगोर का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि बहुत आइडियलिस्टिक हैं, बहुत इस तरह की बात करते हैं जिससे फ्रीडम नहीं मिलता। ये इतिहासकारों में एक आम सहमति है। गांधी जी कहते हैं कि जब भी हम फॉरेन क्लॉथ को जलाते हैं, हम जो शर्म अपने ऊपर, जो अंग्रेजों का जो बोझ है अपने ऊपर, उसको जला रहे हैं। आई एम बर्निंग माई सेम। यही टैगोर का फ्रीडम स्ट्रगल है और यही जो है
टैगोर और गांधी के बीच में मुख्य रूप से यही दोनों में अंतर है। अगर आप टैगोर के फ्रीडम स्ट्रगल की यात्रा को देखेंगे तो दो चीज आप मेंशन करिएगा। एक है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट को मेंशन करिएगा। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ये बहुत पीक पर रहे हैं। जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट किस चीज से, बंगाल से रिलेटेड है, आमार सोनार बांग्ला की बात करते हैं। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में प्रेम करने के लिए, प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए राखी दिवस का भी सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरा, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आपसे रोल पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब जालियांवाला बाग होता है तो ये अपने नाइटहुड को रिनाउंस कर देते हैं। नाइटहुड को रिनाउंस करते हैं तो एक तरह से अंग्रेजों को सेमिंग करते हैं, अंग्रेजों को बोलते हैं कि ये तुम्हारा जो बैच ऑफ ऑनर है, इट इज अ बैच ऑफ द सेम, इसको तुम रख लो। ये इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। तीसरा, अगर आप इनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये बहुत रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में उस समय जाना स्टार्ट करते हैं। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाना स्टार्ट करते हैं तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। पर जो पूरा विश्व हमको सांप और सपेरों का देश समझता था, ये एक गुडविल एम्बेसडर के रूप में जाते हैं। बहुत तार्किक व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं, तो एक गुडविल एम्बेसडर के रूप में जाते हैं कि सॉफ्ट पावर क्रिएट करते हैं। अगर हम लोग और देखें तो इनके एसे को देखेंगे, इनके पत्रिका को देखेंगे, इनके लेखनी को देखेंगे तो ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर के पर प्रहार करते हैं, ये कास्ट सिस्टम पर प्रहार करते हैं। जब ब्राह्मणिकल ऑर्डर और कास्ट सिस्टम पर प्रहार करते हैं तो किस चीज को फॉस्टर करते हैं? ये ब्रदरहुड को फॉस्टर करते हैं मेरे दोस्त। जब ब्रदरहुड को फॉस्टर करते हैं, जो कि बहुत जरूरी था फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करने के लिए। हिंदू और मुस्लिम में प्रेम की बात करते हैं, अमीर और गरीब में मोहब्बत की बात करते हैं, अपर कास्ट और लोअर कास्ट पर अटैक करते हैं, जमींदारी सिस्टम पर अटैक करते हैं, बोलते हैं कि टीनेंट्स को राइट होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी लेखनी से फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करते हैं और जनरल जनमानस को फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ देते हैं। और तो और सुभाष चंद्र बोस इनसे इंस्पिरेशन पाते हैं। सूर्य सेन जो चित्तगोंग आर्मरी रेड करते हैं वो अपना टैगोर को इंस्पिरेशन मानते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में अपने लेखनी से, अपने विचारों से, अपनी कविता से, अपने कलम से न जाने कितने क्रांतिकारियों को फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ते हैं। ये भी एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है रविंद्रनाथ टैगोर का मेरे भाई। अब आगे वाला चीज देखते हैं कि आगे क्या है। हम लोग देखते हैं कि क्या कंकरेंस और डाइवर्जेंस है गांधीयन व्यू से। गांधी जी बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हैं। प्रैग्मेटिक अप्रोच अगर आप देखिएगा तो गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। ओ ब्रिटिश, क्विट इंडिया, यू हैव बीन हियर सफिशिएंटली फॉर द लॉन्ग टाइम, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन यू विल हैव टू बी क्वाइट। अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो गांधी जी एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से वायलेंस की बात करते हैं। आपको पता है कि गांधीयन आंदोलन में अगर एक ही मूवमेंट है जो वायलेंट मूवमेंट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी को लगता है कि अब ये आंदोलन है कि अब हमको डू और डाई करना चाहिए और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ देना चाहिए। तो गांधीयन आइडियोलॉजी इज मोर प्रैक्टिकल इन द नेचर, द टैगोर आइडियोलॉजी इज मोर आइडियलिस्टिक इन द नेचर। अगर आप दोनों का कंकरेंस की बात करेंगे तो दोनों के कंकरेंस में बहुत चीज विचार एक भी हैं और बहुत जगह विचारों में डाइवर्जेंस भी है। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, एक विचार जो कॉमन है उसमें आप ये पाएंगे कि ये किस चीज की स्थापना करते हैं? शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। मतलब ये शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। और गांधी जी क्या करते हैं? स्कूल की स्थापना करते हैं, साबरमती में करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों किस चीज की बात कर रहे हैं? सेटिंग अप न्यू एजुकेशनल सिस्टम्स की बात करते हैं, सेटिंग अप ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। दोनों में समानता है। अगर आप दोनों को और देखेंगे तो दोनों मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में शिक्षा देने के पैरोकार हैं। अगर आप और दोनों की समानता देखेंगे तो दोनों बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति हैं। एक गीता को अपना मानते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। दूसरे टैगोर को देखेंगे तो वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ये भी बाइबल पढ़ते हैं। दोनों रिलीजियस व्यक्ति हैं, दोनों का स्पिरिचुअलिटी में उतना ही आस्था है। ये सारा चीज आप कॉमन चीज देख रहे हैं कि दोनों के स्पिरिचुअलिटी में आस्था है, दोनों का नॉन वायलेंस में भी आस्था है। पर दोनों के व्यू में, ओपिनियन में अंतर क्या है? ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के पैरोकार हैं टैगोर। ये गांधी जी भी कहते हैं कि हम भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के पैरोकार हैं, पर एक हद तक उस कंस्ट्रक्टिव पैरोकार का ये एकदम पीक पर है। ये बोलते हैं कि नॉन वायलेंस में, मतलब नॉन कोऑपरेशन में नो भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी इससे विरोध करते हैं। गांधी जी किस चीज की बात करते हैं? गांधी जी सेल्फ रूल की बात करते हैं, गांधी जी सत्याग्रह की बात करते हैं। इन चीजों का भी वो विरोध करना स्टार्ट करते हैं और यहां पर दोनों के बीच में डाइवर्जेंस है। आप अगर देखेंगे तो टैगोर के व्यू में सिविलाइजेशन किस चीज का एमलगमेशन है? टैगोर कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन जो बनता है वो रेस के मिक्सचर से बना हुआ है। मतलब एक ये रेस है,
एक ये रेस है, ये रेस है, तब जाकर एक सिविलाइजेशन मिलता है। डिफरेंट रेस मिलकर एक सिविलाइजेशन बनता है। इसका मतलब वो किस चीज़ की बात करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। गांधी जी के दृष्टिकोण में अगर आप देखें तो सिविलाइजेशन किस चीज़ से बना हुआ है? सिविलाइजेशन रिलीजियस प्लूरलिज्म से बना हुआ है। डिफरेंट धर्म के लोग साथ में रह रहे हैं। ये गांधीयन आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन है, वो टैगोर आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन है। इस तरह से दोनों में आप ओपिनियन में अंतर हो सकता है। अब आप दोनों का नॉलेज में देखिएगा तो ये गांधी जी किस चीज़ की बात करते हैं? गांधी जी हिंदुस्तानी लिंगुआ फ्रैंका की बात करते हैं, जबकि ये क्या कहते हैं? ये वेस्ट का मेटेरियलिज्म की बात करते हैं और ईस्ट का स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं। तो इनका बहुत ही आइडियलिस्टिक है। टैगोर का जो आइडिया है वेस्ट का मेटेरियलिज्म और ईस्ट का स्पिरिचुअलिज्म से मिलाकर एक एमलगमेशन की बात करते हैं कि वही एक अच्छा सिविलाइजेशन है, वही एक बेस्ट सिविलाइजेशन है। गांधी जी का ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। तो ये दोनों में अंतर है। इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस 25 मिनट के वीडियो में आपको जितना क्वेश्चन आएगा आप उसको निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइनिंग ऑफ, रोहित। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो सुधार क्या करना है उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कर लेंगे। साइनिंग ऑफ, रोहित।